नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और बड़ी खबर सीवान से सामने आ रही है, जहां हबीब नगर गांव में आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर आपको सीवान से बता रहे हैं, जहां पर हबीब नगर गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और आग से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी तक हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं सामने आई है। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीवान से, जहां पर तस्वीरें भी देखिए। हबीब नगर गांव में आग लग गई और आग लगने से गांव में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से लगातार आग को बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लाखों के नुकसान का अनुमान यहां पर आग की वजह से लगाया जा रहा है, लेकिन गनीमत रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की यहां पर जानकारी सामने नहीं आई है। तो तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से भीषण आग लगी है। और सिवान से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, आग लगने की क्या कुछ वजह सामने आ रही है और कब तक आग को बुझाया जा सकेगा? देखिए, पूरा मामला सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हबीब नगर गांव की है। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह से आग है, थोड़ी देर के लिए गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका व्यक्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चिंगारी से आग लगी है। वहीं जो स्थानीय ग्रामीण है, काफी मशक्कत के बाद जो फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगी। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण जुटे और आहिस्ते आहिस्ते करके आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, गांव में पूरे तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और स्थानीय लोग हैं एक एक करके आग बुझाने लगे। कोई हैंडपंप से तो कोई पंप से, पूरे इलाके में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग सुलगते गया और एक आग विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरी तरह से गाँव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर आग लगी है और हालांकि ग्रामीणों की ओर से इस आग को बुझा लिया गया है। और देखिए, खगड़िया में सीओ और पंचायत समिति सदस्य के बीच नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में लगातार कार्रवाई भी करने की मांग उठ रही है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सीओ और पंचायत समिति सदस्य के बीच जोरदार बहस हो रही है और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आग बबूला सीओ समिति के सदस्य की ओर दौड़ते हैं और मारपीट की कोशिश करते हैं, जिसे देख आसपास के लोग बीच बचाव करने पहुंचे। दरअसल मोहनपुर पंचायत के समिति सदस्य अनिल सिंह एक महिला के काम को लेकर सीओ दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन सीओ ने काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते यह मामला इतना बिगड़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल वरीय अधिकारी घटना से अभी भी अनजान बने हुए हैं और कुछ मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, हाथापाई का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सीओ और पंचायत समिति सदस्य के बीच नोकझोंक हुई और खगड़िया से हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिग्विजय, इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या अभी तक कोई भी कार्रवाई की गई है? बता दें कि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई है, उसके बाद डीएम खगड़िया ने भी संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच वो करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो गांव की एक महिला है जिसको प्रमाण पत्र चाहिए था, उसको बनाने के लिए वो लगातार वो महिला सीओ के पास में जा रही थी। उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे। उसके बाद ये पंचायत समिति सदस्य जब वहाँ पहुंचते हैं, सीओ के पास पहुंचते हैं कि जो पूरा कागजात सही है तो फिर आप क्यों नहीं बनाते, उसी बात को लेकर के दोनों में नोकझोंक होती है। और ये फिर देख सकते हैं कि जो सीओ है वो किस तरह से अपना आपा खो देते हैं, फिर वो अपने चैम्बर से निकल करके वो हाथापाई की नौबत आ जाती है। तो कहीं न कहीं एक पदाधिकारी के लिए ये कहीं से शोभा नहीं देता। उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, लोगों में भी इस बात को लेकर के सीओ का जो काम किए हैं वो उसको लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि खगड़िया डीएम जो है वो भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के मामले की जांच करवा रहे हैं। चलिए दिग्विजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये बड़ा बयान
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिया गया है। नीतीश कुमार ही रहेंगे एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त ये तय किया गया था, सब मिलकर सरकार चलाना ये तय हुआ था। सरकार चलाना है सबको मिलकर। पिछले 1.5 साल से अच्छी तरह से मिलकर सभी लोग सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ये बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के 2025 वाले बयान पर संजय जायसवाल ने ये प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा 2025 के लिए घोषणा करें, ये संजय जायसवाल की ओर से बयान दिया गया है। 2025 में भी एनडीए गठबंधन में रहेंगे और नीतीश को ही नेता मानेंगे, ये संजय जायसवाल की ओर से बयान दिया गया है। पहले कुशवाहा करें ऐलान, फिर एनडीए करेगा विचार, ये भी संजय जायसवाल ने बयान दिया है। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से सीएम पद का चेहरा होंगे और जब तक एनडीए रहेगा तब तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। कुशवाहा के इसी बयान पर संजय जायसवाल ने पलटवार किया है और कहा कि अभी तक उपेंद्र कुशवाहा खुद किसी भी दल में 5 साल तक नहीं रहे हैं। 2020 के चुनाव के समय ही यह तय हो गया था कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसमें माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और हम सब मिल के सरकार चलाएंगे। विगत 1.5 वर्षों से हम सब मिल के एक अच्छी सरकार चला रहे हैं और मजबूती से हम एक साथ मिल करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, कौन क्या कहता है कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं यह उम्मीद करूंगा कि जब वो इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो इसी आत्मविश्वास से उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि 2025 के बाद भी वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, जदयू में रहेंगे और नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानेंगे। पहले वे स्वयं इस बात की घोषणा करें, हम जब समय आएगा तो जरूर इसको तय करेंगे। तो 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। 2025 में एनडीए गठबंधन पुनः बैठेगा और सभी बातें उस समय तय होंगी। और वहीं चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई जो है वो हो सकती है। पिछले सप्ताह जज के उपलब्ध नहीं होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। लालू के अधिवक्ता के मुताबिक आज डोरंडा ट्रेजरी मामले में बहस होने की पूरी संभावना है, जिसमें डोरंडा कोषागार मामले में भी जमानत पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में लालू प्रसाद को 21 फरवरी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे पहले 22 मार्च को चारा घोटाला में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स से दिल्ली एम्स भेजा गया था, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और दानापुर में शाहपुर के सरारी गुमटी स्थित पावर ग्रिड में हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर लूटपाट मचाया। करीब 7 की संख्या में बदमाश आए थे। ग्रिड के परिचालक जितेंद्र कुमार के मुताबिक नाइट गार्ड सत्येंद्र कुमार, गनमैन अनिल कुमार को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि बाद में बदमाशों ने सीसीटीवी को बंद कर दिया। करीब 10 लाख की लूट को बदमाशों ने यहां पर अंजाम दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये लगता है पीछे वाला दीवार फान क्या है क्या? देखिए, इसके मास्क भी नहीं है इसके पास। तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया और करीब 4 से 5 की संख्या में अपराधी आए थे और करीब 10 लाख की लूट की गई उनके द्वारा। और फिलहाल इसी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है उस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की पहचान में जुटी है। वो गार्ड रूम में गया। सीसीटीवी फुटेज में जो फेसेस थे उनके कवर्ड थे, तो अभी बाकी का कार्रवाई चल रहा है। कितने की लूटपाट हुई है सर? जी, जितना अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिला है, जो एफआईआर में दर्ज है उतना 10 लाख की खबर आ रही है।
और बड़ी खबर बोकारो से है, जहां बाइक चोरों को पकड़कर ला रही पुलिस पर अपराधियों ने लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया। हमले में सिटी थाना के दारोगा पवन कुमार चाकू लगने से जख्मी हो गए, जबकि सेक्टर 12 थाना के राजेश यादव और रमन कुमार को डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया गया। घटना तब घटी जब सेक्टर 12 के दारोगा पवन कुमार की चोरी हुई बाइक को रिकवर करने पुलिस टीम चास थाना क्षेत्र के गायघाट गई थी। पुलिस ने बाइक के साथ 3 लोगों को यहां पर पकड़ लिया, लेकिन वापस आते वक्त स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया और चाकू और डंडों से पुलिस वालों की पिटाई कर दी। पीछा कर रहे थे, इसमें पकड़ाया तो चाकू चला दिया। कहाँ पर? आदर्श नगर में, चास में। आप कितने लोग थे वो लोग? हम लोग 7 आदमी थे, वो लोग 4 आदमी था। लेकिन पब्लिक मूवमेंट हो गया, पब्लिक उन लोग का ही सपोर्ट किया। पब्लिक जो है सो हम लोग पे हावी हो गया। भीड़ तो शुरू में 7-8 लोग वहाँ पे जमा हुए थे, लेकिन जब हल्ला गुल्ला हुआ तो पूरे गांव के लोग, महिला बच्चे सभी लोग दौड़ के वहाँ पे आए और उन लोगों के द्वारा भी गाली गलौज और मारपीट की घटना की। मैंने उन लोगों का साथ दिया ग्रामीणों ने? जी, ग्रामीणों ने उन लोगों का साथ दिया है। कितने गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोगों को थाना पे रखा गया है और पूछताछ की गई है और एक बाइक आया है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। वही देखिए, गोड्डा के रंगमटिया गांव में लोगों ने बकरी चोर को बिजली के पोल से बांध दिया। गांव के लोग कुछ दिन से बकरी चोर से परेशान थे। शक 2 युवकों पर था, लेकिन उसे रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में थे। आज बकरी के चोर को चोरी कर दोनों युवक मांस काट रहे थे, तभी लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और पोल से बांधकर उसकी खबर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया और थाने लेकर गई। काटी का जो पिताजी मरा था, हम लोग व्यस्त थे पूरा। इस व्यस्त में इसका घर हम लोग गए थे खाना वाना खाने के लिए। ये लोग इधर बहारे से मतलब जा रहा था, हम लोग तो देखे कि ये लोग फलना है। उस दिन तो मतलब इस चोरी करते हुए बगल में उसी दिन रात में चोरी हुआ। हम लोग जाते हुए इसको देखे दोनों आदमी, तो इसको टेप रहे थे उसी दिन से। गाँव में चर्चा बराबर चलते रहता है। आज संजोग से ही पकड़ा। और वहीं कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लास के कारण एडमिशन न कराना अब अभिभावकों को भारी पड़ रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी से वैसे भी पेरेंट्स त्रस्त हैं, ऊपर से अगर किसी बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना हो तो बगैर पैरवी या फिर डोनेशन के संभव नहीं दिखता। मुख्यमंत्री को किए गए ट्वीट में एक पिता ने शिक्षा मंत्री और डीसी से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक फरियाद अनसुनी है। कि मेरा 9 वर्ष का जो बेटा है वो पिछले 3 सालों से घर में बैठा हुआ है। मेरे साथ काफ़ी दुर्घटना घटी, कोरोना हो गया, 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद जैसे रिकवर होकर आया मेरा पैर टूट गया, 6 महीने मैं बेड में रहा। इसी कारणवश मैं आगे बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पाया। ये दर्द है उस पिता का जो चाहकर भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, क्योंकि स्कूल वाले एडमिशन लेने से ही इनकार कर रहे हैं। रांची के सैयद कामरान लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गुदड़ी चौक के पास किराए के मकान में रहते हैं। कोरोना काल में हादसे और नौकरी छूट जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे आयान का नाम स्कूल से कटवा दिया था। बस यही चीज उन्हें महंगी पड़ गई। अब स्थिति ठीक होने पर जब वे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल वाले दरवाजे से ही उन्हें लौटा देते हैं। बेटे के लिए कामरान सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री और डीसी तक को ट्वीट कर चुके हैं। हर बार मदद का आश्वासन मिलता है, लेकिन वो कोरा ही साबित होता है। मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय डीसी महोदय जो हैं हमारे, उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया थोड़ा इस मामले में भी ध्यान दें कि क्या मध्यम वर्ग का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता? क्या अगर एडमिशन लेना है किसी स्कूल में तो क्या मुझे बहुत पावर की ज़रूरत होगी, बहुत पैसे की ज़रूरत होगी? मैं सरकार से पैसे की मदद नहीं मांगता, पर इतना मदद मांगता हूं कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जो मैं अभी तक प्रयास कर करके विफल हो गया हूं। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आयान की भी पढ़कर अच्छा इंसान बनने की चाहत है और इसके लिए वे भी प्रशासन से गुहार लगा रहा है। जी बहुत मन करता है, नहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा। जब भी पापा 2-3 बार लेके गए स्कूल, बहुत सारे 2-3 स्कूल लेके गए, पर सब लोग भगा दे रहे पापा को। गार्ड लोग बोल रहे कि नहीं अंदर जाने देंगे और भगा दे रहा है। जी मुझे जेवियर में एडमिशन करा दीजिए।
न्यूज 18 ने जब इस मामले पर रांची डीसी से बात की तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। राइट टू एजुकेशन में कुछ प्रावधान हैं जिसमें कि प्राइवेट स्कूल्स को भी उन नियमों का पालन करना है। अगर उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो जिला प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी। ट्वीट पर लगातार मिल रहे आश्वासन और डीसी की ओर से मामले में सहयोग का भरोसा कामरान के लिए कितना कारगर साबित हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आयान को इंतजार है फिर से स्कूल में एडमिशन का, ताकि एक बेहतर इंसान बनने का उनका सपना पूरा हो सके। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और देखिए, खगड़िया में फायरिंग का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक शख्स एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहा है और फिर मोबाइल पर बातचीत के दौरान दनादन हवाई फायरिंग करते हुए नजर आता है। फायरिंग करता हुआ शख्स मानसी के पूर्व प्रमुख चांद यादव हैं। बताया जा रहा है कि कल जैसे ही एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आया और खगड़िया बेगूसराय के कांग्रेस प्रत्याशी राजीव कुमार की जीत हुई, उसी खुशी में वो हर्ष फायरिंग करने लगा। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर मानसी का पूर्व प्रमुख चांद यादव पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से हवाई फायरिंग की जा रही है उसके द्वारा। और जैसे ही एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आया और खगड़िया बेगूसराय के कांग्रेस प्रत्याशी राजीव कुमार की जीत हुई और उसी की खुशी में ये फायरिंग की गई। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। और फोन लाइन पर दिग्विजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिग्विजय, देखिए, इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि हवाई फायरिंग के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। कि जिससे पुलिस मुख्यालय का भी सख्त निर्देश है कि यदि कोई हवाई फायरिंग करता है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए, बंदूक को जब्त करने के लिए, यदि वो लाइसेंसी बंदूक है तो, यदि अवैध बंदूक है तो उसको भी कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसे मामले जैसे ही ये सोशल मीडिया, खगड़िया का सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके बाद जो खगड़िया एसपी अमितेश कुमार है उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो मानसी थाना क्षेत्र में ये युवक पड़ता है, मानसी का रहने वाला है, उसके गिरफ्तारी के लिए, उसके कार्रवाई करने के लिए जो है तो मानसी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखना यह है कि जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ उसका पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, आगे क्या कार्रवाई करती है ये अब देखना होगा। जी चलिए दिग्विजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के चौथे दिन आज उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ का विधिवत तौर पर समापन हो गया। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर और गया। इन चारों तस्वीरों में देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। और चैती छठ महापर्व का समापन हो गया उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही। और ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर सभी जो छठ व्रती हैं वो उदयमान सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 4 जिले से अलग अलग तस्वीरें, जिसमें चैत छठ का विधिवत तौर पर समापन किया गया। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोगों ने जन कल्याण की कामना की, साथ ही इस पर्व का समापन किया। सुबह के अर्घ्य देने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ छठ पूजा घाटों पर दिखी, तो कई लोग अपने छत पर ही अर्घ्य देते हुए नजर आए। तस्वीरें गया के पीएनबी कॉलोनी की है, जहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का समापन हो गया। पटना कॉलेज घाट पर भगवान भास्कर का दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी के साथ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हुआ। सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे व्रतियों को कोई भी परेशानी नहीं हो। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का चौथा दिन है और आज उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। राजधानी पटना के पटना कॉलेज घाट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। काफी विहंगम नजारा है और बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, देख सकते हैं किस तरह से घाट तक पहुंचे हैं। कल भी जो शाम का जो अर्घ्य था, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आज सुबह में यहाँ पर अहले सुबह जो लोग पहुँचने लगे थे और बड़ी संख्या में खासकर जो व्रती हैं, जो लगातार 36 घंटा तक निर्जला उपवास करती हैं, उसके बावजूद जो आस्था है वो कम नहीं है। यानी
बढ़ती गर्मी और तापमान जो है उस पर जो है आस्था कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, देख सकते हैं अभी भी गंगा स्नान कर रही हैं। तो कुल मिलाकर जो चैती छठ है वो अब व्यापक रूप लेता जा रहा है। साल में 2 बार जो छठ है खासकर उसको देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में खासकर अगर बात करेंगे तो NIT घाट, पटना कॉलेज घाट या तमाम जो चिन्हित घाट हैं वहाँ पर इसी तरह से आपको भीड़ मिल जाएगी। और नवयुवक से लेकर जो बुजुर्ग तक हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये आपको हम दिखा रहे हैं पटना कॉलेज घाट की तस्वीर। कुछ यहाँ पर व्रती हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि अब कई ऐसी महिलाएं हैं जो पहली बार व्रत करने के बाद जो है छठ पर्व की है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जोश के साथ छठ की है। और चूंकि 36 घंटे का उपवास खत्म हुआ और छठ का समापन हो रहा है तो हम जरा बात करते हैं क्या लग रहा है। एक 4 दिन का जो अनुष्ठान होता है वो खत्म हो रहा है। अभी जस्ट अभी